हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, तो आज हम लोग के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज हम लोग का रिजल्ट आने वाला है स्टेट का। तो वैसे विद्यार्थी जो रिजल्ट इस बार परीक्षा दिए हैं, वैसे तो बहुत कोई ही इस ग्रुप में हर कोई परीक्षा दिए होंगे। तो अगर रिजल्ट आपका आ जाता है तो टेलीग्राम पे आप ज़रूर मैसेज करके अपना नंबर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उस हिसाब से आपका तैयारी फिर शुरू होने वाला है। तो और एक सूचना और आप लोग के लिए है कि बहुत जल्द हम लोग आज हम लोग क्या करेंगे कि 8 क्लास का, ठीक है, आज और कल में 8 तक 6 to 8 तक का पूरा आप लोग का कवर कर दिया गया है। आज का जो वीडियो होगा पार्ट 1 8 क्लास का होने जा रहा है, और कल आपका 8 क्लास का, यानी कि फिर 6 to 8 तक का हिस्ट्री खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन से एक दिन आपका ज्योग्राफी का वीडियो आएगा और एक दिन आपका हिस्ट्री का वीडियो आएगा। तो हिस्ट्री में क्या होगा, तो हम हिस्ट्री में 11th क्लास से शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में 11th क्लास से शुरू होगा और ज्योग्राफी में 6th क्लास से शुरू होने जा रहा है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, और अब सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जो बुक देख रहे हैं आप, ये दृष्टि का है, ठीक है, NCERT भारतीय इतिहास। और देखिए हम लोग को 8 क्लास में क्या है ना, 8 क्लास में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो अब 8 क्लास में टोटल हम लोग को 12 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। 8 क्लास में टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि 8 क्लास में 7 चैप्टर, अब बाकी का 7 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, तो पहला जो है कैसे, कब और कहाँ, ये हमारे पार्ट 3 यानी कि क्लास 8 का है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अब आज का जो वीडियो होगा वो आपको कम से कम तो 6 क्लास 6 चैप्टर है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, बाकी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। अगर अभी तक आपको PDF नहीं मिला है तो हमारे टेलीग्राम में जुड़कर आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। अगर बुक आप नहीं लेना चाहते तो PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। ये आपका हिस्ट्री क्लास 8 क्लास का है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए विचार करते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि 2 नंबर में कि रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है गलत, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। और तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी कि कथन 1 और कथन 2 सही है, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ये आपका गलत है। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बंगाल का गवर्नर था ये, ठीक है, ना कि भारत का गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो ये बंगाल का गवर्नर था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? सही हमें चुनना है, यानी कि 1 और 3। तो 1 और 3 के अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या पे हम ध्यान दें। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, ठीक है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक में रेनल को, ठीक है, वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना महत्वपूर्ण लगता था। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल बना था, जो भारत का पहला, ठीक है, गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का था? तो ये बंगाल का था, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया आपका? 2 गलत हो गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था,
इसीलिए कथन 3 आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जेम्स मिल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही व्याख्या हम करके दिखाएंगे, बाकी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा व्याख्या दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बस यही है कि जो जेम्स मिल ने इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को, ठीक है, कितने भागों में काल खंडों में बांटा था? तो याद रखिएगा, पहला था आपका हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। ठीक है, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था? तो तिल कालखंडों में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अंग्रेजों द्वारा सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला क्या है कि अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए, ठीक है, अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या बोल रहा है? चलिए, प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेजों की, ठीक है, सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी, जिन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका पूरा का पूरा सही है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए, ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि तीनों का तीनों आपका सही स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसका व्याख्या। चलिए अगला, तो इस प्रकार हम लोग का चैप्टर 1 हिस्ट्री 8 क्लास का चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। ठीक है, तो 2 का जो चैप्टर का नाम है, ये व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न क्या है? भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? माने सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन आया और फिर कौन आया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आए? तो ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक चीज़ और जान लीजिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो जब भी पूछे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1498 में। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498 में। अगर हम डच की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1600 में, याद रखिएगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 में। अगर बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1664 में। ठीक है, और एक और है जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1616 में हुआ था। ठीक है, चलिए तो इतना आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्या है कि पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता, ठीक है, वास्को डी गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? मतलब कि वास्को डी गामा जो था वो किस देश का रहने वाला था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या पूछता है कि वह नाविक कौन था जिसने वास्को डी गामा को, ठीक है, अफ्रीका से भारत तक अपना रास्ता खोजने में मदद किया था? मतलब वास्को डी गामा को मदद किसने किया था? ठीक है, तो वो आदमी कौन था?
तो याद रखिएगा अब्दुल मजीद, कौन था? अब्दुल मजीद। ये जो था अब्दुल मजीद था, ठीक है, अब्दुल मजीद, ये वास्को डिगामा को, ठीक है, भारत आने का रास्ता मतलब खोजने का मदद किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के परमार्थ में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे की ओर चलते हैं। भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस समय, ठीक है, इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका व्याख्या आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालिकत्ता गांव को जमींदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला देख लेते हैं। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से, ठीक है, फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? तो केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? ठीक है, तो बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? तो याद रखिए 5 का हो जाएगा 2। ठीक है, पहले कौन आए थे? तो क्या है, पहला में मुर्शिद कुली खान हो जाएगा, और दूसरा में अलवर्दी खान, और तीसरा में आपका सिराजुद्दौला। ये बंगाल के नवाबों का एक सही क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले, ठीक है, बदले में नजराने की मांग की। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया, परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह आपका बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक सही, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए, क्या है? प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये कब हुआ था? तो बाई डेट याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो प्लासी के युद्ध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। क्या ये सही है? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। ठीक है,
यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और सिराजुद्दौला जो मार दिया गया था, इसका हारने का कारण क्या था कि कहाँ गया, हाँ, उसकी टुकड़ी जो था वो भाग नहीं लिया था, ठीक है। मीर जाफर की टुकड़ी जो था भाग नहीं लिया था, इसी के कारण सिराजुद्दौला हार गया था, उसे लास्ट में मार दिया गया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये व्याख्या है, देख लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक मिनट, चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है। देखिए क्या है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, अभी जस्ट हम बता रहे हैं 23 जून, याद रखिएगा 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 में हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, ठीक है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, ठीक है। सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से एक मीर जाफर की टुकड़ी ने, ठीक है ना, कंपनी का साथ देते हुए इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जो उसकी हार का बहुत बड़ा कारण था। सिराजुद्दौला का हार का बहुत बड़ा कारण क्या था कि मीर जाफर का जो टुकड़ियों था ये हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था तथा मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्या है, तो बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये युद्ध कंपनी और मीर जाफर नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता, कासिम, मीर कासिम के साथ, ठीक है। ये जाफर जो दे दिया ये गलत है, मीर कासिम के साथ लड़ा गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यह युद्ध कंपनी और मीर कासिम के साथ लड़ा गया था। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, क्या ये सही है? अब बताइए कि जब कासिम और कंपनी के बीच में युद्ध हुआ और कासिम जो था वो हार गया था, तो हारा हुआ को नवाब क्यों बनाएगा? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कौन नवाब बना था? मीर कासिम नहीं, मीर जाफर को, ठीक है। किसको बना दिया गया था? तो मीर जाफर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कासिम देख के ये गलत कर दिया, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी आपका गलत है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने, ठीक है, 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ, क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ था कि हर महीने, ठीक है, यानी कि मीर जाफर लोगों को 5 लाख रुपया चुकाना पड़ता था, ठीक है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। आइए, बक्सर का युद्ध 1764 में कंपनी और मीर कासिम, देखिए लिखा हुआ मीर कासिम के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध में किसकी जीत होती है बक्सर के युद्ध में? तो कंपनी की जीत हुई, ठीक है। कंपनी की जीत के बाद मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया, याद रखिएगा। कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नहीं, वहां कासिम आपको दे रहा था, मीर कासिम को नहीं, मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया, ठीक है। इस युद्ध के बाद नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बंगाल के नवाब को नहीं किया था, ये यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीजें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से, ठीक है, सोना लाने की जरूरत नहीं रही, क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, एक आपका गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। चलिए, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है?
ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट दिया हुआ, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला देख लेते हैं क्या है। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि जब भी अगर हम वीडियो डालें तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, चलिए क्या है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो देखते हैं क्या है। इस व्यवस्था को, ठीक है, स्वीकार करने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था, क्या ये सही है? तो ये आपको बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इस संधि के तहत रियासतों को, ठीक है, सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च कंपनी को चुकाना पड़ता था, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। तीसरा देख लेते हैं, रियासतों द्वारा इस संधि की, ठीक है, शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माना के तौर पर उसका इलाका छीन लिया जाता था, क्या ये सही है? तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, तो आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं क्या है, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है, डचों की सहायता ली, क्या ये सही है? तो ये आपका गलत है। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता नहीं ली थी, किसकी सहायता ली थी? तो फ्रांसीसी की। ठीक है, किसकी सहायता ली थी? तो याद रखिए फ्रांसीसी की सहायता लिया था। टीपू सुल्तान अपनी सेना की आधुनिकीकरण करने के लिए किसकी सहायता ली थी? तो डचों की नहीं, फ्रांसीसी की सहायता ली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, गलत है। 1 और 2 आपका क्या है, सही है। चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कैसे है। चलिए तो ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आइए, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन आपको चूज करना है। पहला में क्या है, मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए थे, जो कि आपका था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब कब हुआ था तो जान लीजिए। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, चलिए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब से कब तक हुआ था? ये आपका 1767 से लेके 1769 के बीच हुआ था। ठीक है, ये प्रथम हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? 1780 से लेके, ठीक है, 1780 से लेकर 1784 के बीच। अब इसी द्वितीय मैसूर युद्ध में, ठीक है, हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। कौन सा में? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। और तृतीय की बात करें तो तृतीय 1790 से लेके, ठीक है, 1792 तक हुआ था। ये आपका तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका याद रखिए 1799 में हुआ था। ठीक है, अब यही 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अगर कभी पूछ दे तो 1767 से लेके 1769 के बीच। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1780 से लेके 1784 के बीच। तीसरा बोले तो 1790 से लेके 92 तक। और चौथा बोले तो 1799 तक। और द्वितीय मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी थी। और चौथा में
दूसरा में हैदर अली की मृत्यु हुआ था, जो चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है इसमें, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्या बोल रहा है कि मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध लड़े गए। 4 जो युद्ध था आपको हम बता दिए, सही है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार, ठीक है, टीपू के 2 बेटों को, ठीक है, अंग्रेज ने बंधक के रूप में अपना पास रख लिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका सही है। चौथा देख लेते हैं। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, युद्ध के बाद मैसूर का, ठीक है, राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट, यानी कि तीनों का तीनों क्या है आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये आप देख लीजिएगा, तीनों का तीनों यहाँ दिया हुआ भी है। अच्छा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 69 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1780 से लेकर 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर 92 तक। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 तक। ठीक है, इसी में क्या हुआ था? हैदर अली की मृत्यु किस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडेरेसी राजमंडल के सदस्य थे। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, सालाबाई संधि के साथ समाप्त हुआ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका गलत है। ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई संधि के तहत समाप्त नहीं हुआ था। ये कौन? तो देवगांव की संधि था। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, देवगांव की संधि, ना कि सालाबाई की संधि। तो सालाबाई की संधि के तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था उस सालाबाई संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। चौथा नंबर देख लेते हैं स्टेटमेंट। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, ठीक है, पेशावा को कानपुर के पास बिठूर में, ठीक है, पेंशन पर भेज दिया गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 2 और 4 सही है, 3 आपका क्या है? तो गलत स्टेटमेंट है। चलिए, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा ये बहुत बड़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम जूम कर देते हैं, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए, क्या है कि कथन ए बोल रहा है कि कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो सही है, किया, क्योंकि कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया, ठीक है, कि लंबी लड़ाई अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। तो कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, और दोनों की व्याख्या भी, मतलब स्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, तो इसका ये स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आइए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। क्या ये सही है?
तो ये आपका गलत है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय नहीं हुआ था, किसका हुआ था? सतारा का विलय हुआ था। ठीक है, किसका विलय हुआ था? तो सतारा का। याद रखिए, यहाँ से आपका अवध, ये आपका गलत है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था। ठीक है, यानी कि केवल वन आपका एक सिर्फ सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा देखना है, देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। आइए, ब्रिटिश काल में अधिग्रहण की आखिरी बड़ी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगर कभी पूछ ले लॉर्ड डलहौजी कब से लेकर कब तक शासन किए थे, ठीक है, तो याद रखना होगा 1848 से लेकर 1856 तक किसका शासन था? लॉर्ड डलहौजी का शासन था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। डलहौजी ने, ठीक है, नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। अगर कभी पूछे विलय नीति की शुरुआत किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है। आगे देखते हैं। इस नीति के अनुसार, ठीक है, इस नीति के अनुसार क्या था? यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाती थी। ठीक है, अगर किसी मतलब कि शासक है, उसकी अगर मृत्यु हो गया, उसका कोई बेटा या वारिस कोई नहीं है, तो उसका जितना भी संपत्ति होता था हड़प नीति के द्वारा उसे हड़प लिया जाता था। यानी कि विलय नीति के द्वारा उसे क्या किया जाता था? हड़प लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यही वह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी, अतः कथन एक आपका क्या हुआ था? सही हो गया था। ठीक है, कथन दो की ओर चलते हैं। चलिए, कथन दो क्या बोल रहा था कि इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले 1848 का विलय हुआ। देखिए लिखा हुआ है वही पॉइंट है कि इस सिद्धांत पर सबसे पहले किसका विलय हुआ था? सतारा की, ना कि अवध का विलय हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद संबलपुर 1850 में, वर्तमान छत्तीसगढ़ का उदयपुर। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, क्या है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं क्या है। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत, ठीक है, या सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह भी आपका सही है, यानी कि एक और दो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसका स्टेटमेंट थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए 1772 में, ठीक है, एक नई व्यवस्था के तहत, ठीक है, उसने प्रत्येक जिले में दो अदालतों, एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की। दीवानी अदालत के मुखिया, ठीक है, कौन होते थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। दीवानी अदालत का मुखिया कौन होते थे? तो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी, यानी कि एक न्यायाधीश, और मुफ्ती बोले तो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है, ठीक है, के ही अंतर्गत थी। लेकिन वे भी, मतलब कौन? फौजदारी अदालत भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, 1774 में स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? चलिए हम इस पर विचार करते हैं क्या क्या है। रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद, ठीक है, ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्हें ब्रिटिश संसद में क्या, भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी थी। वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उसे
उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ये भी आपका सही है। जब वारेन हेस्टिंग्स जो थे इंग्लैंड से लौटे तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सुरक्षता की एक नई नीति शुरू की गई। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 तीनों का तीनों आपका क्या है, तो सही है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं, क्या है इसका व्याख्या। आइए, क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने पर वह 1767 में भारत से रवाना होगा। तो यहाँ उसकी संपत्ति 401 और 102 पौंड के बराबर थी। ठीक है, अतः 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। उसे इस मामले में बरी तो कर दिया गया, लेकिन क्या बोल रहा है, देखिएगा, लेकिन 1774 ईस्वी में, ठीक है, उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। ये उसी का स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कितूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा, रानी चेन्नम्मा और रायना, यानी कि दोनों का दोनों संबंधित है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर 2 भी क्लास हिस्ट्री, ठीक है, ये 8 क्लास का हिस्ट्री हम लोग चैप्टर 2 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 3 की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर 3 में क्या है, इस चैप्टर का नाम आपका हो गया ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न क्या है इसमें, 18वीं सदी के द्वितीयार्ध में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है पहला कथन, इस कालखंड में, ठीक है, इस कालखंड में बंगाल के भीषण अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है, लगभग 1 करोड़ आदमी, ठीक है, जो कि समाप्त हो गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इस कालखंड में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त नामक एक व्यवस्था लागू की गई। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि एक और नहीं, सॉरी, इसमें क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, यहाँ पे मार खाए गए, थोड़ा सा देख लीजिए। अस्थायी बंदोबस्त जो था वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त जो था ये कर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था, ना कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। तो इसमें क्या कथन सिर्फ एक आपका सही है और 2 आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या इसका आंसर देख लीजिए और केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं क्या है। यहाँ से देखिए आप, इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इसमें बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो कि बंगाल की आबादी का लगभग 1/3 था। ठीक है, बंगाल का आबादी का लगभग 1/3, ठीक, 1/3 आदमी था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में अपना राजस्व तय करने के लिए 1793 ईस्वी में कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, इस समय, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था। 1793 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस, ना कि वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन, देखते हैं। इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है।
चलिए, इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदार छीन ली जाती थी। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें सही कौन है? सिर्फ एक और दो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा आप लोग, हम थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे अब वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सॉरी, आपको सही नहीं पर विचार करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। पहला देखते हैं, यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग ने तैयार की थी। महालवाड़ी बंदोबस्त जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार की थी, या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह व्यवस्था किसने तैयार किया था? ठीक है, तो हॉल्ट मैकेंजी ने, याद रखिए किसने तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, यह व्यवस्था जो था महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। ठीक है, और अस्थायी महालवाड़ी कब हुआ था? इसका डेट भी याद रखिएगा आप, 1822 में। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना कब हुआ था? 1822 में। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। दूसरा क्या बोल रहा है? इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ गाँव का समूह था। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखते हैं क्या है? इसमें निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, इसमें निर्धारित राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा में क्या है? इसमें कंपनी द्वारा, ठीक है, कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया था। क्या ये सही है? तो ये गलत है। इसमें जो था कंपनी के द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को नहीं, गांव के मुखिया को दिया गया था। किसे दिया गया था? गांव के मुखिया को दिया गया था। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सही नहीं है? 1 और 4 आपका सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त तैयार की। ठीक है, जिसे 1822 में लागू किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा लास्ट में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्या है। देखिए, जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया था। मतलब इसे देखिए यहाँ से, इसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को आधा करने के लिए, ठीक है, जिम्मा जमींदार के बजाय किसको दिया गया था? गांव के मुखिया को सौंपा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है कि रैतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इससे पहले हम लोग महालवाड़ी देखे, अब हम लोग रैतवाड़ी देखते हैं। ठीक है, क्या है तो देख लेते हैं। इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रैतवाड़ी किन क्षेत्रों में? तो याद रखिएगा दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही, ठीक है, बंदोबस्त करना तय किया गया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही। इस व्यवस्था को किसने, रैतवाड़ी व्यवस्था को किसने विकसित किया था? तो टॉमस मुनरो ने इसे शुरू किया था। ठीक है, तो यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, तीनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्या है देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी।
जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रैती। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये सही है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें। यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बंगाल से क्या होता था? तो पटसन कहाँ से होता था? तो बंगाल से। गन्ना सबसे ज़्यादा तो संयुक्त प्रांत से होता था। महाराष्ट्र से क्या? महाराष्ट्र और पंजाब से हमें कपास मिलता था। कपास की खेती कहाँ होता था? महाराष्ट्र और पंजाब में। ठीक है, और चाय की खेती कहाँ होती थी? तो असम में। तो सबको पता होगा। पंजाब से हमें क्या प्राप्त होता था? तो गेहूँ। और मद्रास से हमें चावल मिलता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। चलिए, तो स्टेटमेंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्या है कि ब्रिटिश काल में बागान मालिकों तथा नील की खेती करने वाली रैत के मध्य टकराव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है इसमें। बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह की शुरुआत की। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना, जिसने बंगाल मालिकों को निर्दोष बताया गया। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तीसरा देखते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। ये सही है। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, बाकी 2 गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसका भी आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, व्याख्या देख लीजिएगा। जूम कर देते हैं। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो ये हम लोग का 3 चैप्टर, क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो 4 में कौन सा चैप्टर है? तो देख लीजिए आप। आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये हमारा चैप्टर है। अब इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है, चलिए उसको देख लिया जाए। पहला प्रश्न क्या है इसमें? तो ब्रिटिश काल में, ठीक है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार किया जाए। इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों, ठीक है, छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट कर तथा वहाँ की घास और झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देख लेते हैं क्या है। ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहते थे। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। ठीक है, झूम खेती जो होता है अधिकांशतः पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में ही होता था, यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों आपका सही है। ठीक है, व्याख्या आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, एक तरफ आपका जनजाति है और उसकी विशेषता है कि कौन जनजाति का क्या विशेषता होती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। गोंड और संथाल, ये जो जाति है इसकी क्या विशेषता है? तो ये है कि आपका एक जगह ठहर कर खेती करने वाले होते हैं। ठीक है, अगर हम पूछे, ठीक है, गोंड किस राज्य का है? गोंड जो है, ये गोंड ये किस राज्य की जनजाति है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश की। और संथाल कहाँ की है? ये आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, संथाल कहाँ का है? तो झारखंड की जनजाति है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, बी में क्या बोल रहा है? खोंड और बेगा। ठीक है, खोंड और बेगा। तो खोंड जो है इसका कार्यकाल, मतलब इनकी क्या विशेषता थी? तो शिकारी और संग्राहक, मतलब ये शिकार करते थे और उसको जमा करते, इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो खोंड कहाँ का? खोंड अगर बोले तो उड़ीसा का। खोंड जनजाति कहाँ की है? ठीक है, तो उड़ीसा की जनजाति है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। गद्दी और लबाड़िया
गद्दी और लबाड़िया का क्या था, तो पशुपालक के काम करते थे। गद्दी और लबाड़िया क्या, कौन सा मतलब इनकी क्या विशेषता थी, ये पशुपालक थे। और गद्दी कहाँ का है, तो याद रखिए गद्दी जो है आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, गद्दी कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। और लबाड़िया कहाँ का हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लबाड़िया बोले तो आंध्र प्रदेश की जनजाति है, और गद्दी बोले तो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भील और नाग इनकी क्या विशेषता थी, ये झूम खेती करते थे। भील और नाग कैसे करते थे, झूम खेती। भील बोले तो ये किस राज्य का है, ये आपका गुजरात राजस्थान दोनों देता है। ठीक है, और नागा बोले तो नागा फॉर नागालैंड। ठीक है, नागा फॉर नागालैंड। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, दो का दो हो जाएगा, तीन का तीन और चार का चार, यानी कि सामने सामने आपका आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक का दो का दो, तीन का तीन, चार का चार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्या है, उड़ीसा वर्तमान, ठीक है, उड़ीसा जो वर्तमान ओडिशा के जंगलों में रहने वाले खोंड तथा डोगरिया एवं मध्य भारत में बेगा शिकारी का संग्राहक जनजाति थे। ठीक है, देख लीजिएगा, इस बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा एक बार। उम्मीद करते हैं आज आप लोग का 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल आपका 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री हम लोग क्लास 6 से 8 तक का खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि अगला दिन से आपका एक चैप्टर ज्योग्राफी आएगा और एक चैप्टर आपका हिस्ट्री आएगा प्रत्येक दिन। ठीक है, एक दिन आपका हिस्ट्री तो एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री तो एक दिन ज्योग्राफी करके वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और साइंस का भी उम्मीद कर रहे हैं कि साइंस का भी वीडियो आएगा एक दिन में। उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि अभी शुरुआती उसमें काम लग गया है, एक दिन में दो वीडियो आना शुरू हो जाएगा। साइंस का भी अपलोड कर दिया जाएगा और प्लस में हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। चलिए तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ठीक है, चलिए तो पहला क्या है, आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई थी। क्या ये कथन सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। क्या ये सही है, तो ये भी आपका बिल्कुल कथन मतलब स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय निगम खुद बनाते थे। क्या ये सही है, स्थानीय नियम जो था वो खुद बनाते थे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रम सही है, मतलब सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या है, ऑप्शन किस प्रकार से है। चलिए तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका क्या है, तो सबसे क्रम आपको बताना, सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि कोल विद्रोह कब हुआ था आपको पता है। देखिए कोल विद्रोह जो था 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से लेकर 32 के बीच। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से लेकर 1856, ये दोनों डेट देता है, आप देख लीजिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से लेकर 56। अगर हम बस्तर विद्रोह की बात करें, ठीक है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो बस्तर विद्रोह आपका 1910 में हुआ था। ठीक है, वर्ली विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। वर्ली विद्रोह कब हुआ था, वर्ली विद्रोह तो 1940 में हुआ था। अब इसको आपको क्या करना था, सजा के देख लीजिए। सबसे पहले कौन हुआ, 1831-32, उसके बाद कौन आया, 55-56, फिर कौन आया, 1910 आया, फिर 1939, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया, इसको 40 कर लीजिएगा, 1940 में वर्ली विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसका डेट एकदम याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता संथाल विद्रोह कब हुआ था,
1855-56 ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और एक आपका ये 1831-32 कोल विद्रोह। डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कोल विद्रोह कब हुआ था, तो आपको मारना होगा 1831-32। संथाल विद्रोह कब हुआ था 1855-56। बस्तर विद्रोह बोले 1910, और वर्ली विद्रोह बोले 1940 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, वही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए, तो बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, तो बिरसा ने अपने समर्थकों को डिकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देख लेते हैं क्या है, तो बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मशीनरियों और हिंदू जमींदारों को दोनों का विरोध किया। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। कोई परेशानी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी था। ठीक है, ये बहुत बिरसा को अंग्रेजों के मतलब आंदोलन से बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था। आगे देख लेते हैं क्या है, तो सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। तो ये आपका सही है, सफ़ेद झंडा जो था बिरसा का झंडा का मतलब प्रतीक था। यानी कि 1, 2, 4 आपका सही है। ठीक है, 1, 2, 4 आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका व्याख्या आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हम जूम कर देते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के व्याख्या आप देखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्या है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा झूम काश्तकारों को जंगली, एक मिनट नीचे हाँ चलिए, को जंगल में खेती करने की छूट दी जाने का क्या कारण था। देखिए कारण क्या था वो पूछ रहा है आपसे, फोकस कीजिएगा। पहला कारण क्या था कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता था। क्या ये मतलब कि कारण था, तो ये आपका बिल्कुल सही कारण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। झूम काश्तकारों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरों इलाकों में जाना पड़ता था। ठीक है, या दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था, ये कारण था, तो ये कारण नहीं था। ठीक है, ये गलत कारण दिया हुआ है, यानी कारण सिर्फ एक आपका सही है। सही कारण कौन है, तो सिर्फ आपका एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा 7th। तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन वीडियो आपको साइंस और सोशल साइंस ये दोनों का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आगे की चलते हुए मतलब कि जब तक आपका मतलब फॉर्म भराना शुरू होगा उससे पहले हम लोग 11-12 तक का 6 से लेकर 11-12 तक का एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे। फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जैसे ही फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा आपका सिलेबस दे देगा तो बुक आना शुरू हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो उससे हम लोग सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इससे पहले 19 तारीख से पहले आप एक काम कीजिए, 19 तारीख से पहले आपको क्या करना है कि 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी इस प्रकार आपको ख़त्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिर्फ सेट मारना शुरू करेंगे। चलिए तो अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, जब जनता बगावत करती है। बात सही है, जब जनता बगावत करती है तो बीएड को भी शामिल करना पड़ेगा 1 to 5 में। हम लोग भी बगावत पे उतर चुके हैं। ठीक है, कैसे नहीं शामिल करेगा देख लिया जाएगा। ठीक है, बगावत तो करना पड़ेगा अब हम लोग को भी 1 to 5 में बीएड को शामिल करना पड़ेगा, ये हम लोग का बगावत होगा। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है, चलिए, कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उसके प्रभाव को समाप्त करने संबंधी उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। देखिए 19वीं सदी के परमार्थ में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। क्या ये बात लॉर्ड डलहौजी ने बताया था? ये आपका गलत है। ये बात लॉर्ड डलहौजी ने नहीं, लॉर्ड कैनिंग ने बोला था। ठीक है, यह स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। किसने कहा था, तो लॉर्ड कैनिंग ये बात बोला था। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या बोला था, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ये कौन बोला था, तो लॉर्ड कैनिंग बोला था। ठीक है, यानी इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया।
आगे देखते हैं 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बादशाह की मृत्यु मतलब बहादुर शाह बादशाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकाल कर कहीं और बसाया जाएगा। तो ये जो फैसला था लॉर्ड कैनिंग लिया था, ये गलत है। ये फैसला लॉर्ड कैनिंग में नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने लिया था। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कथन एक और कथन दो दोनों मतलब कि स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट दो दोनों का दोनों आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या कौन सा है। पहला कथन क्या है, देखिए, गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। क्या ये 1857 का कारण था? तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। ये भी आपका सही है, जो चर्बी वाला कारतूस वाला निकल गया था बंदूक। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्या है, भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयास से भारतीय जनता रुष्ट थी। ठीक है, ये सही है। तो ये भी आपका सही मतलब रूठ गई थी। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी कि तीनों कारण आपका सही है। तो 1 2 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, ये बोल रहा है कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी। ये तो सबको पता होगा, 10 मई मेरठ से ना, 1857 में 10 मई को शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, व्याख्या बहुत बड़ा है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, इसको थोड़ा पढ़ के सुना दिया जाता है। ठीक है, क्या है कि 29 मार्च, यहाँ से देखिए, 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तथा मुकदमा चलाकर अप्रैल 1857 में फांसी पर लटका दिया गया। मतलब कि हम कह सकते हैं मंगल पांडे को फांसी पर कब लटका दिया गया, तो अप्रैल 1857 में। क्यों मतलब क्यों लटका दिया गया था फांसी पर, तो वह अपने सीनियर ऑफिसर को क्या, ठीक है, मतलब कि बैरकपुर में क्या किए थे, हम हमला कर उनके हत्या कर दिए थे, इसी कारण। आगे क्या है, इसके बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास में मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इन पर गाय और सूअर के चर्बी लगी है। इसीलिए 9 मई को, ठीक है, 85 सैनिकों को 10-10 साल की सजा दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये भी इसमें है कुछ, देखिए यहाँ पे है आपका क्या है, देखिए 10 मई को मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर, ठीक है, धावा बोलकर वहां के सिपाहियों को आज़ाद कराया। 10 मई की रात को, याद रखिए, 10 मई की रात को ही कुछ सैनिकों की टोली ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को, ठीक है, अपना नेता घोषित कर दिया गया। 11 मई की सुबह से ही यह विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या है देख लेते हैं प्रश्न। 1857 के विद्रोह में लगभग, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा फ्रेश होने दीजिए। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। क्षेत्र एवं और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। कौन सा क्षेत्र किनका था। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या है आपका, तो बिरजिस कद्र का क्षेत्र कौन सा था, तो लखनऊ। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई, ये कौन सा थे, तो ये झांसी थे, ये भी सही है। रानी अवंती बाई लोधी, ये कहाँ से थे, तो ये आपका मंडाला मध्य प्रदेश से हो जाता है, लेकिन आपका क्या दिया हुआ है, कानपुर, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ हो जाता है, ये आपका मंडाला मध्य प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, कुंवर सिंह, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका क्या दिया हुआ, कुंवर सिंह का क्या दिया हुआ है, तो सॉरी 1 मिनट यहाँ पे गलती कर दिए। देखिए, सबसे पहले देखिए, बिरजिस कद्र जो थे, ये कौन थे पता है, बिरजिस कद्र जो थे, ये आपका वाजिद अली शाह के बेटे थे, यानी कि हम कह सकते हैं ये बेगम हजरत महल के बेटा था। ठीक है,
इसकी माँ कौन थी, इसकी माँ का नाम क्या था, ठीक है, तो माँ का नाम क्या था, तो बेगम हजरत महल, याद रखिए माँ का नाम क्या था, तो बेगम हजरत महल था। तो बेगम हजरत महल कहाँ से मतलब नेतृत्व कर रही थी, तो लखनऊ से, इसलिए ये तो आपका सही है। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से, ये भी आपका सही है। यहाँ पे क्या गलती कर दिया, रानी अवंती बाई लोधी, ये कहाँ से, ये कानपुर से थे, इनका कहने मतलब ये कानपुर से, तो नहीं, ये आपका गलत है, ये कानपुर से नहीं थे, ये मंडाला मध्य प्रदेश से थे, ठीक है, ये कहाँ से थे, मंडाला मध्य प्रदेश से थे। आगे देख लेते हैं कुंवर सिंह, कुंवर सिंह कहाँ से थे, ये तो सबको पता है, ये आपका बिहार से थे, यहाँ आपका मध्य प्रदेश मंडाला बोल रहा, तो ये भी आपका गलत है, यानी कि 3 और 4 ये भी आपका गलत हो गया। 5 नंबर देख लेते हैं, 3 4 आपका गलत है। 5 में क्या है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये कहाँ से थे, तो फैजाबाद से, ये आपका क्या है, ये आपका सही है, यानी कि 3 और 4 आपका गलत है, ठीक है, यानी 1 2 5 आपका आंसर सही होगा। 1 2 5 किस में है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में 1 2 5, ठीक है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए कितना बड़ा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम जूम कर देते हैं वीडियो को रोक कर, ठीक है, वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद, एक मिनट और जूम कर लेते हैं। चलिए, तो क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, क्या ये कथन सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया, क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उसका वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया, ये सही है, तो ये आपका गलत बात है, बढ़ाने का फैसला नहीं किया गया था, कम करने के लिए, ठीक है, कम कर दिया गया था, इसलिए ये आपका क्या हो जाए, स्टेटमेंट गलत है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, ये आपका सही बात है, यानी कि 1 2 और 4 ये आपका क्या है, सही है। तो हमसे क्या देख लेते हैं, क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, कौन सही नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 आपका क्या है, सही नहीं है। बढ़ाने की, वेतन बढ़ाने की यहाँ बात किया जा रहा है, यहाँ की वेतन कम कर दिया गया था। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, 3 सही नहीं है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम क्या थोड़ा जूम कर देते हैं कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। देखिए वीडियो को रोक कर स्टेटमेंट व्याख्या थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 की ओर। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 6 नंबर प्रश्न नहीं है। हम लोग हिस्ट्री का क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं, ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा और आपका 6 चैप्टर बचा हुआ है। टोटल क्लास 8 में 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो हमारा 6 चैप्टर बचा हुआ है। कल यानी कि 4 तारीख को आपका क्लास 8 तक हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 तारीख से क्या होगा कि 5 तारीख से एक दिन आपका ज्योग्राफी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले 5 तारीख को ज्योग्राफी का वीडियो आएगा, सॉरी, अच्छा इसमें अभी आपका आधुनिक भारत भी बचा हुआ है 8 क्लास में ना। चलिए ठीक है, तो इधर हिस्ट्री भी चलेगा, उधर ज्योग्राफी भी होगा। तो 5 तारीख तक को सबसे पहले आप लोग का ज्योग्राफी का वीडियो आने वाला है। तो ज्योग्राफी हम लोग 6 क्लास से ही शुरू करेंगे, ठीक है, 6 7 8 उसको भी खत्म करेंगे और इधर भी चलते रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों साथ में चलेगा। अब चलिए क्या है, तो इस चैप्टर का नाम उपनिवेशवाद और शहर, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग को क्या है, मिलान करने के लिए दिया हुआ, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, क्या है, तो इसको इधर ले आते हैं। चलिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कुट में का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। चलिए, तो दरगाह किसे कहते हैं, दरगाह, तो दरगाह कहने का मतलब सूफी संत का मकबरा को हम दरगाह कहते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या है, खानकाह, तो खानकाह क्या होता था, ठीक है, तो ये आपका यात्रियों के लिए विश्राम का घर होता था।
अच्छा, ईदगाह किसे कहते हैं? ये आपका हो जाएगा मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल को हम ईदगाह कहते हैं। और कुल देश शेख ये क्या होते थे? तो ये आपका हो जाएगा ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता था। ठीक है, यानी कि हम इसको मिलान कैसे करेंगे? तो एक का आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, याद रखिएगा, 1 का 4, 2 का 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 का 1। चलिए 2 को भी याद रखिएगा तो हो जाएगा, 1 का आपका 4 हो जाएगा और 2 का 2। चलिए देखते हैं 1 का 4 और 2 का 2 किस में है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, 1 का 4 है और 2 का 2 है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या कर रहा है, सही मतलब सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अमीर किसे कहते थे? तो कुलीन वर्ग का व्यक्ति को हम अमीर कहते थे। ठीक है, गुलफरोसान किसे कहते थे? फूलों का त्यौहार को हम कहते थे। पूर्ण जागरण का मतलब क्या होता था? कला और ज्ञान का पूर्ण जन्म। ठीक है, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तीनों का तीनों आपका क्या सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक शासन में भारत के, ठीक है, शहरों का बृहस्पतिकरण की हुआ, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही है। दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी, क्या यह सही है? तो यह भी स्टेटमेंट सही है आपका। अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया था, क्या यह सही है? तो यह भी आपका सही है, यानी कि तीनों का स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों का तीनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और 5 तारीख से आपका ज्योग्राफी का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाक से। चलिए, राजधानी दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह एक सॉरी यह शहर 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानी रह चुका, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका सही है। दिल्ली 1912 में ब्रिटिश में भारत की राजधानी बनी, ये भी आपका सही है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में। 11 में क्या हुआ था? तो घोषणा हुआ था। इस क्षेत्र में अलग अलग समय पर बसी उनके राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि तीनों का तीनों क्या है आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। इस प्रक्रिया में उठाए गए कदमों के, ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है, कौन कौन से कदम उठाए गए। तो पहला है आपका, अंग्रेजों ने यहाँ के अनेक मस्जिदों और मंदिरों को या तो नष्ट कर दिया था, अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया, या तो अन्य काम के लिए इस्तेमाल किया था, क्या ये सही है? तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। देखिए अंग्रेजों ने यहाँ के अनेक मस्जिद को क्या किया था, मस्जिद को नष्ट किया था, याद रखिएगा। अंग्रेज ने मस्जिद को नष्ट किया लेकिन मंदिर को नष्ट, यहाँ बोल रहा तो मंदिर को नष्ट नहीं किया था। ठीक है, मंदिर को नष्ट नहीं किया था, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज की इजाज़त नहीं मिली, ये कथन सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। उन्होंने इसके लिए दिल्ली में बहुत सारे शानदार आयोजन भी किए, तो ये सही है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को, ठीक है, राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब तक लिया गया था? तो देख लेते हैं। पहला क्या है, तो रानी विक्टोरिया को भारत में सामग्री घोषित करने के लिए समारोह में लिया गया था, तो ये आपका नहीं। दूसरा क्या है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने के समारोह में लिया गया था, तो ये आपका सही है। जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का जब राजा बने थे तभी आपको कलकत्ता की बजाय दिल्ली राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या है, आइए, अंग्रेजों की नई राजधानी के
तौर पर दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नामक के दो वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही है। वास्तुकारों के द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली में, ठीक है, क्लासिक यूनान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की झलक मिलती है। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका क्या है? तो सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, आइए देखिए, ये भी स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, चलिए। तो कथन है कि 18वीं सदी के आखिर में जब बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था, तब खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर पिछड़ने लगे थे। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल कथन जो है यह आपका सही है, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। ठीक है, ये भी आपका सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ये क्या स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए। क्या है? विभाजन के समय दिल्ली में आए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विभाजन के समय दिल्ली के 2/3 मुसलमानों पलायन कर गए थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही है। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थी ने ले ली थी। ये सही है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा देखते हैं, दिल्ली की आबादी घट गई थी। ये सही है, तो ये आपका गलत है। दिल्ली की आबादी जो थी बढ़ गई थी। ठीक है, चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है। तो चौथा में यहाँ लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियाँ उसी समय बसी। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप क्या पूछ रहा है आपसे? गलत नहीं पूछा। तो गलत क्या हुआ था? दिल्ली की आबादी घट गई थी। ये नहीं गलत है, क्योंकि दिल्ली की आबादी जो था वो बढ़ गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 आपका क्या हो जाएगा? गलत है, बाकी सब आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला में क्या है। तो अगला आपका चैप्टर है 7 में, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये जो चैप्टर है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 4 तारीख को इसको हम लोग खत्म कर देंगे। यानी कि 4 तारीख तक आपका क्लास 8 का हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 to 8 तक का हिस्ट्री क्लास 4 तारीख को हम लोग खत्म कर देंगे। और 5 तारीख से क्या होगा, तो आप लोग का ज्योग्राफी का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। 5 तारीख से ज्योग्राफी का वीडियो और साइंस का वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।